नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी जानते हैं और आप इसका लेक्चर नंबर 1 देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं किसको है, इसको देख लीजिए। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें आप मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हो, लेकिन ये मैग्नेटिज्म किसके लिए, किसकी वजह से है, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपका ये मैग्नेटिज्म है। और जिस ब्रांच में आप ये काम कर रहे हो उसी को आप क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो था उसको मैग्नेटिज्म से अलग समझा जाता था। जैसे कि आप मास को मैग्नेट से अलग समझते हो, है ना। मास जो होगा उसको मैग्नेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई मैग्नेट है और वहां पर हम कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट लेकर के आ गए तो मैग्नेट जो है उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आप कोई भी मान लो कि पत्थर उठा करके ले गए, मिट्टी का कोई ढेला उठा के ले गए, प्लास्टिक की कोई बॉडी उठा के ले गए, मैग्नेट के पास आप लेकर के गए तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट तो नहीं करने वाला, मतलब मैग्नेट का कोई प्रभाव मास पे नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इन जनरल बात करें, आप अगर लोहा वगैरह ले जाओ तो वो खुद एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इस वजह से उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस तरह से हर चीज पर तो प्रभाव नहीं पड़ता। लकड़ी का कोई टुकड़ा ले जाएंगे उस पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मास को जो होता है वो मैग्नेट से कोई मतलब नहीं है। मास के सराउंडिंग में अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा, है ना। मैग्नेट के सराउंडिंग में अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसी तरह से कोई अगर चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो और चार्ज का फ्लो ही जो है वो क्या होता है, करंट होता है। तो यही समझा जाता था कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो एक डिफरेंट पार्ट है, मैग्नेटिज्म जो है वो एक डिफरेंट पार्ट है, ग्रेविटेशन जो है वो एक डिफरेंट पार्ट है, और सब जो है एक दूसरे से अपना अलग अलग फील्ड है। तो सब एक दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन लगभग 200 साल पहले 1820 में ओर्स्टेड ने एक प्रयोग किया। देखा, लैब में कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि भाई ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पता चल रहा है। तो ये लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑस्टेड, तो उन्होंने ये पाया। क्या पाया उसको जरा अच्छे से समझते हैं। क्या हुआ कि लैब में उन्होंने एक कंपास निडल कहीं टेबल पर रखा हुआ था और उस लैब में वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई प्रयोग कर रहे थे। तो उनको एक सर्किट कंप्लीट करना था और उसके बाद उस ए बी वायर है तो इसमें करंट आनी थी। तो क्या देखा कि अभी जैसे की ओपन है तो मैग्नेटिक कंपास एकदम बढ़िया से, जिधर नॉर्थ है उधर नॉर्थ पॉइंट किया है, जिधर साउथ है उधर साउथ पॉइंट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इन्होंने स्विच को क्लोज किया, देखिए स्विच जैसे ही क्लोज हुआ तो क्या हुआ, खटाक से देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कंपास शोइंग डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन। कंपास एक डिफ्लेक्शन शो किया, ऐसा लगा जैसे इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स काम किया है। कब, जैसे स्विच को क्लोज किया गया तो वैसे। फिर साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि जैसे वो स्विच को ओपन कर देते हैं, वापस दोबारा खोल देते हैं, तो फिर मैग्नेट जो है वो आपका फिर से डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन इस बार दूसरे डायरेक्शन में शो करता है। और ऐसा ही उन्होंने देखा है कि अगर बैटरी को पलट के लगा दीजिएगा, यहीं पे अगर हम बैटरी को पलट दें, मतलब प्लस इधर कर दें माइनस इधर कर दें, और फिर हम स्विच को फिर से खट से अगर इसको सटाएं, ठीक है, तो क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन बदल गया। तो फिर ये डिफ्लेक्शन को इस तरह से शो करेगा। तो आप एक फिगर और ऐसा बना सकते हैं कि एज, और यहाँ पे लिख सकते हैं एज की इज अगेन क्लोज्ड, की क्लोज्ड। ठीक है, लिख दीजिए एज की क्लोज्ड। तो ये हो जाएगा आपका चौथा फिगर। और इससे पहले जो तीसरा फिगर था उसमें ये दिखाया गया एज कीज अगेन ओपन, ये जो आपको सटाया हुआ इसको हमने खोला था, खोला तो फिर उससे भी डिफ्लेक्शन हुआ। या फिर करंट इज रिवर्स्ड, जब आप ऐसे लगा दीजिएगा बैटरी को पलट के तो फिर क्या होगा, करंट जो है वो इस तरह से आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी करंट ए से बी की तरफ जा रहा था तो डिफ्लेक्शन एक साइड से था, इस तरह से था, ऐसे था, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। और जैसे ही आपने करंट को उधर से इधर लाया बी से ए की तरफ तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट में आ गया।
ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं। या फिर ऐसे ही था और आपने स्विच को हटाया तो ये फिर से डिफ्लेक्ट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह की घटना होने लगी कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि स्विच को जब ऑन ऑफ कर रहे हैं तो वो मैग्नेट को प्रभावित कर दे रहा है, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। और ये बात तो सर्वविदित है कि मैग्नेट को अगर कोई हिला डुला सकता है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स ही होगा, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स अगर कहीं से लग रहा है तो जरूर उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगा। तो क्या होता है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर अपना प्रभाव डालता है। वो इसलिए डालता है क्योंकि एक मैग्नेट का अपना अलग मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा मैग्नेट का अपना अलग मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन हुआ और वो एक दूसरे को प्रभावित किया। वही जो चार्ज में होता है, एक चार्ज के सराउंडिंग में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे चार्ज के सराउंडिंग में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जब आसपास आ गए तो दोनों चार्ज पर एक दूसरे का इंटरेक्शन हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, रिपल्सन हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे बना के बताया गया है कि भाई देयर इज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जो आप पहले से समझ रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए डिफरेंट पार्ट, मैग्नेटिज्म इज ए डिफरेंट पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात जो है 1820 में ऑस्टेड के इस वाले एक्सपेरिमेंट से जो है वो तो गलत हो गया कि करंट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन लाने के लिए, है ना। इसका और करंट जो है वो क्या है, चार्ज का फ्लो है ना। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिज्म से जुड़ा हुआ है। तो इस पर और भी बहुत सारा काम किया। ऑस्टेड ने एक चीज और ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो उसको आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एबव ही कंक्लूडेड दैट देयर मस्ट बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर बिकॉज ऑफ विच सच डिफ्लेक्शंस आर विजिबल। ठीक है, ये जो डिफ्लेक्शंस हो गए तो ये तो जरूर है कि यहाँ पर जरूर मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है इस करंट की वजह से। जब जब आप वायर में करंट सेटअप कर रहे हो तब तब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो कंपास है वो सीधा सीधा नॉर्थ साउथ में नहीं रह पा रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, किसी और डायरेक्शन में जाकर के स्थिर हो जा रहा है। इस तरह से कह सकते हैं। तो जरूर है कि करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में क्या एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये सबसे पहले 1820 में ऑस्टेड ने बताया था। आपको चाहो तो आप लिख सकते हो इसवी 1820, मैंने ठीक 200 साल पहले। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे। He also found that the iron filings sprinkled around the wire, जो कि करंट कैरिंग वायर होगा, arrange themselves in concentric circles with the wire as the center in the plane perpendicular to the wire। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जैसे कि मैग्नेट, आपने अगर हाई स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, जैसे कि आप एक मैग्नेट का छोटा टुकड़ा आपको अगर दे दिया जाए और जो आयरन की फाइलिंग्स है, लोहे का बुरादा छोटा छोटा टुकड़ा, उसको वहाँ पे पाउडर का फॉर्म में वहाँ छिड़क दिया जाए और धीरे 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 अगर उसको आप टैपिंग करोगे तो क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल वगैरह बनना शुरू हो जाता है ना। वहाँ पर एक स्पेशल शेप बनना शुरू हो जाता है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड, आप उसको समझते हो कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगी, वहाँ उस तरह से दिखाई देता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ले लेता है। तो इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया। इलेक्ट्रिक करंट के सराउंडिंग में आयरन फाइलिंग्स को छिड़क दिया और हल्की सी टैपिंग जब की और करंट को जैसे ही यहाँ पे दौड़ाया तो क्या देखा कि ये सब कॉन्सेंट्रिक सर्किल में जाकर के जमा हो गया। देख रहे हैं, गैप हो गया। मतलब ऐसे पूरा पाउडर रैंडमली छिट दो और उसके बाद क्या करो, इसको धीरे 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 हिलाओ, हल्का हल्का टैप करो, तो फिर क्या होगा, ये सब जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल में बदल जाएगा। तो आप अगर बैटरी को इस तरह से देते हैं तो भी आपको यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, और उलट के भी लगाते हैं तो भी आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे कि देखो इस पेपर पे हमने ऐसा कुछ बना रखा है और ये मानो कि करंट, जैसे कि मान के चलिए कि इस करंट का डायरेक्शन जो हो गया ये इस तरफ करंट का डायरेक्शन हो गया। तो करंट का डायरेक्शन अगर हम इसको ऐसे दे रहे हैं तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किसके, तो ये जो वायर आपका है ये मान लो करंट कैरिंग वायर है, तो ये करंट कैरिंग वायर जो हो गया, ये देखिए करंट तो आपकी तरफ आ रहा है, तो ये पेपर जो हो गया, ये पेपर क्या हुआ, करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर हो गया। तो इसी परपेंडिकुलर प्लेन में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए। देख सकते हैं इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं बहुत सारे, है ना, ऐसे बन गए। तो वही चीज को इसको ऐसे दिखाया गया है कि ये हमने थोड़ा सा ऐसे रख दिया और ऐसे करके वायर ले गया, तो फिर क्या हुआ, सर्कल्स बनने शुरू हो गए, है ना। इस पर लोहे का बुरादा छीट दो और हल्का सा टैपिंग करो तो वो सब क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल में आकर के, और ये वायर ऐसे होगा, वायर को सेंटर में मानते हुए कॉन्सेंट्रिक सर्किल में आकर के सब अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, he also found that the iron filings sprinkled around the wire arrange themselves in concentric circles with the wire as the center। आप देख सकते हैं कि वायर जो हो गया वो सेंटर में हो गया,
इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। तो ये वायर के परपेंडिकुलर ये पेपर का ये प्लेन हो गया, तो इसी प्लेन में ये ऐसे करके सर्किल में आ गया। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। तो वही एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि नीडल पे लगने वाले फोर्स के हिसाब से, है ना, कि किधर डिफ्लेक्शन हो गया, इस तरफ हुआ, ऐसे करंट है तो उधर हुआ, इधर करंट आया तो इधर हो गया। तो उसके आधार पर क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग डायरेक्शन भी पता लगा लिए, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका तो डायरेक्शन होगा ना, तो वही डायरेक्शन किधर होगा वो भी देखा गया यहाँ पे। तो डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर नॉर्थ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ उस तरफ, नॉर्थ पर उस तरफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर देखा गया, फिगर यहाँ पे बना हुआ है तो आपको मैं से समझा दूं कि यहाँ पर करंट क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ऊपर की तरफ आएगा तो हम लोग को करना क्या है, समझने के लिए स्क्रू रूल को समझना होगा। स्क्रू रूल समझना है। स्क्रू रूल में क्या होता है कि हम जब एंटी क्लॉकवाइज कोई भी चीज को रोटेट करते हैं तो स्क्रू जो होता है वो ऊपर की तरफ आता है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो स्क्रू किधर जाएगा, ऊपर की ओर आएगा, मतलब ओपन होगा, खुलेगा। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कि कोई बोतल हो आपके पास और बोतल का ढक्कन खुल गया। बोतल का ढक्कन, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमा रहे हैं, बोतल का ढक्कन जो है खुल गया। और अगर हम इसी तरह से इसको क्लॉकवाइज अगर लगाएंगे तो ये देखिए ढक्कन जो है वो बंद हो गया, अंदर की तरफ चला गया। तो ये वाला मूवमेंट आप भी को भी अगर दिक्कत हो स्क्रू रूल में तो आप किसी भी बोतल पर ट्राई कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज खोलिए, उसको ऊपर की ओर आ जाएगा, क्लॉकवाइज उसको लगाइए तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इस रूल से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं इस रूल से। तो यहाँ पर उसी तरह करना है। तो करंट जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग को इस तरह से घुमाना है स्क्रू को कि वो करंट के डायरेक्शन में जाए, माने ऊपर की ओर चला जाए। तो कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तभी तो आएगा ऊपर। तो एंटी क्लॉकवाइज आप यहाँ पर इस प्लेन पर डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहीं भी आप पूछेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देना है, तो कहीं भी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से यहाँ जानना है तो एंटी क्लॉकवाइज, इन्हीं सर्कल्स पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से आप कॉन्सेंट्रिक सर्किल देंगे। फिर जो डायरेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वही टेंजेंट फिर खींचना होगा। जैसे यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने दिया और यहाँ टेंजेंट खींच दीजिए, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस टेंजेंट की तरफ है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो जाएगी। और यहाँ पर उसी तरह से क्या हो जाएगा, करंट ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ ऊपर से नीचे की ओर अगर करंट हमारा जा रहा है तो आप सोचो कि स्क्रू को कैसे घुमाओगे। स्क्रू को तो हमको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो स्क्रू को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, समझे। तो स्क्रू हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा तो फिर ये नीचे की ओर चला जाएगा। तो हम यहाँ पूछेंगे करंट का डायरेक्शन, तो इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कुलर वे में घुमाते हुए और फिर टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तब हमको डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है इसी डायरेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से भी समझेंगे हम लोग। तो अभी जितना बताया उसको समझ लीजिए। तो ऑस्टेड ने तो इतना ही किया था कि भाई कोई वायर है, एक तो ये वाला कंपास के डिफ्लेक्शन से साबित किया कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर है, और दूसरा हो गया आपका कि यहाँ पर जो आपका ये दिख रहा है कि प्लेन ऑफ द पेपर जो कि, और इस तरह से आप एक करंट कैरिंग वायर यहाँ डाल दीजिए, तो वायर और यहाँ पे आयरन की फाइलिंग डाल दीजिए, तो वो सब अपने आप को एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में बना लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और उसका डायरेक्शन के लिए हमने आपको समझाया कि आप स्क्रू रूल के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि हम लोग अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन होता है। तो हमको यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कंसेंट्रिक सर्कल्स का डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज समझ सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जैसे हमको किसी भी जगह पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही होगा असल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो इस पर और डिटेल में हम लोग बात करते हैं आगे। और जो ये रूल है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने का, उसको भी जरा देख लिया जाए। आइए बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल बी वेक्टर्स के साथ इसको डिनोट करेंगे। देखिए डिफाइन कैसे करना है, द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ ए मैग्नेट या फिर मूविंग चार्जेस
या फिर करंट कैरिंग वायर। ठीक है, क्योंकि अगर आप करंट कैरिंग वायर कह रहे हो तो फिर क्या हो गया, वहां भी करंट में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भाई जब चार्ज मूव करेंगे उसी को तो करंट बोलते हैं ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मूविंग चार्जेस के सराउंडिंग में भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। सो द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ ए मैग्नेट या मूविंग चार्जेस और करंट कैरिंग वायर इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ऐसे सराउंडिंग में जहां पर आपका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस आपका ऑब्जर्व होता है। मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व होने का क्या मतलब हुआ, जैसे वही मैग्नेटिक कंपास आपने रखा तो उसने एक फोर्स फील किया, जैसे ही आपने करंट सेटअप किया या फिर चार्ज को मूव कराया या फिर वहां पर एक मैग्नेट आ गया, है ना, तो फिर क्या होगा कि वहां पर जो कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। तो फिर जब ऐसा कुछ होगा तो ऐसे स्पेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, सिंपल है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है एंड इज डिनोटेड बाई कैपिटल बी और उस पर वेक्टर का साइन। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखते हैं तो वो हो जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, शॉर्ट में आप ऐसे डब्ल्यू बी पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज टेस्ला। ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज टेस्ला कैपिटल टी। तो ये सब वेबर टेस्ला ये सब साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में ये सब नाम दिया गया है। ठीक है, सॉरी। सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट इज मैक्सवेल पर सेंटीमीटर। ठीक है, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर, और इसी का दूसरा नाम गॉस भी है। तो गॉस भी एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके सम्मान में दिया गया है। तो यहाँ ध्यान रखना होगा A1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। मतलब टेस्ला काफी बड़ा यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और गॉस जो होता है वो छोटा होता है। मतलब कितना, तो आप देख सकते हैं लगभग 10,000 गुना छोटा होता है। ओके, तो इस तरह की बात होती है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, अर्थ का हमारे इस सरफेस पे वो लगभग 1 गॉस के आसपास होता है। तो जो आप समझ सकते हो कि अर्थ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस रेंज में है, काफ़ी कम है। और टेस्ला के हिसाब से बोलेंगे तो 10⁻⁴ टेस्ला चला जाएगा, तो बहुत कम। चलिए, तो अब हम यहाँ पर चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो वो रूल आपको 12th में बोर्ड में कभी कभी पूछता है, तो जरा उनको देख लीजिए। जैसे उसमें राइट हैंड पाम रूल है एक। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, कहता है इफ वी स्प्रेड आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ऐसे मान लो कि ये हम लोग का एक कंडक्टर है और इसमें करंट जो है इधर से उधर जा रहा है ना, हमसे दूर जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। तो अगर हमको हथेली को जो है इस तरह से स्प्रेड करना है, हथेली इस तरह से ऐसे इसको स्प्रेड करना है कि थंब हमारा जो हो वो करंट के डायरेक्शन में जाए। मतलब कैसे, तो अगर मान के चलिए कि आप ऐसे हो गया, है ना, और फिंगर्स कहाँ जाने चाहिए, सो देखिए, तो फिंगर्स आर टुवर्ड्स दैट पॉइंट, फिंगर्स आर टुवर्ड्स दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब कि फिंगर्स को वहां पे रखना है आपको जहां पर आपको फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। अब तो फिर क्या होगा, देन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द पाम। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए आपका ये जो है इधर से उधर करंट गया और हमको इस जगह पर ये पॉइंट, ये जगह पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस जगह चाहिए तो हमको क्या करना है, अपने राइट हैंड को इस तरह से यहाँ स्प्रेड करना है कि अंगूठा हमारा चला जाए करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ, और ये फिंगर बताए जहां हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था। तो क्या वो कहता है कि ये जो अब यहाँ पे आपको चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो ये पाम के डायरेक्शन में, मतलब ठीक ऊपर ऐसे। तो मतलब यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन बनेगा वो ठीक अपवर्ड्स इस तरह से बन जाएगा, ऊपर की तरफ। तो वही लिखता है, इफ वी स्प्रेड आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब इज towards the direction of current and fingers are towards that point where we have to find the direction of field, then the direction of field will be perpendicular to the palm। ठीक है, अब मान के चलिए हमारा करंट इधर से उधर जा रहा था और हमको इस जगह पर यहाँ पर फील्ड चाहिए, तो हमारा हथेली इस तरह से अंगूठा जो है उधर बताएगा और ये वाली जो उंगलियां हैं ये उस पॉइंट पर चला जाएगा जहां पे हमको फील्ड चाहिए। तो वहां चला गया और पाम जो है डायरेक्शन बता देगा। पाम का डायरेक्शन मतलब यहाँ पे अपवर्ड इस तरह से ऐसे करके, पाम का डायरेक्शन मतलब ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे तो मैंने इस जगह निकालना है तो यहाँ पर इस
ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे निकालना है तो ऐसे करके घुमा लो और फिर पाम के परपेंडिकुलर चले जाओ, तो पाम के परपेंडिकुलर जाएंगे तो मतलब किधर, इस तरफ, है ना, इस तरह से आ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ, ऐसे। तो ऐसे समझ सकते हो आप, इस तरह से इधर हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे पकड़ा और इस पॉइंट पे चाहिए था तो ऐसे सीधा रखना है और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पाम के, तो ये पाम हो गया, उस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे जिस पॉइंट पे चाहिए वहाँ, ऐसे इस तरफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो किधर भी आपका ऐसे जा रहा था, यहाँ पे निकालना है, देखिए ऐसे कर दिया, और पाम का डायरेक्शन, तो पाम का डायरेक्शन मतलब ये है, ऐसे ऐसे समझ सकते हो। ये हो जाएगा उसका डायरेक्शन, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, उस पोजीशन पर। ठीक है, फिंगर पर, यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो वही करंट अगर ऐसे हो जाए तब कैसे करोगे, तो नीचे की तरफ अगर करंट जा रहा है तो बस अंगूठे को ये ऐसे देना है कि वो नीचे चला जाए। तो ये देखिए अंगूठा नीचे चला गया तो वहाँ पर हो गया डायरेक्शन किस तरफ, उस तरफ हो गया, है ना। तो इस तरह से चाहे तो आप ऐसे पकड़ के कर सकते हैं, एक ही बात होगी, तो उधर हो गया डायरेक्शन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका पाम रूल। ओके, सिंपल है। दूसरा, मैक्सवेल उसी समय के साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रेट के समय 1835 में इनकी भी थ्योरी आई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में काफ़ी सारा आपको मैथमेटिकल उसके इक्वेशंस मिले, जिससे आपको बहुत सारे बाद में इंस्ट्रूमेंट बनाने में हेल्प मिली और लाइट को भी समझने में मदद मिली और बहुत सारा काम हुआ। तो मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल, उन्होंने भी इसके बारे में दिया कि इफ ए राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू इज रोटेटेड, ठीक है, वो कॉर्क होता है वो भी स्क्रूज में सेट होता है, तो इफ ए राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू इज रोटेटेड सच दैट इट्स टिप मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर, देन द रोटेशन ऑफ द स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी जो हम लोगों ने स्क्रू रूल पर बात किया था वो यही था, जो डब्बा खोलने वाली बात थी, है ना। तो आप देखते हैं कि डब्बा को हमको जिस तरह इस तरह से खोलना है कि उसका एडवांसमेंट जो हो जाए वो करंट के डायरेक्शन में हो जाए। तो जो आप सर्कुलर वे में आप घुमा रहे हैं डब्बे को, उसके ढक्कन को, उसके कैप को या फिर उस स्क्रू को, तो फिर वही जो घुमाने का डायरेक्शन होगा उससे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि इफ ए राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू इज रोटेटेड सच दैट इट्स टिप मूव्स करना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जैसे मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट उधर जा रहा है, तो हमारा जो स्क्रू होगा उसको हमको किस तरह से घुमाएं कि हमारा एडवांसमेंट भी उधर हो जाए। तो जाहिर सी बात है इधर से देखोगे तो ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज इस तरह से ऐसे करके क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तभी उसका जाएगा वो उस तरफ डायरेक्शन। तो जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस तरह से रेगुलर सर्कुलर आर्क ऐसे करके पूरा सर्किल बनता हुआ, तो इससे आप जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक लाइंस इस तरह से कह सकते हो। और किसी पोजीशन पे निकालना हो तो इसी कर्व पर वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर देना पड़ता है, तो इसी को डायरेक्शन बोलते हैं। लेकिन एज सच मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो एज सच कोई पॉइंट नहीं दिया तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के रूप में, है ना। तो सर्कुलर वे में ऐसे चला जाएगा। तो स्क्रू जो हम घुमाएंगे तो घुमाने का जो डायरेक्शन होगा उस तरफ हम अपना एरो बनाते चले जाएंगे। तो इसी बात को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ठीक से समझिएगा। जैसे कि ये हो गया हमारा वायर करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये इसकी तरफ हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन। तो करंट अगर मान के चलिए हमारा इस तरह से अगर ऐसे आ रहा है, आपकी तरफ जा रहा है करंट, देख रहे हैं, तो ऐसे करके सर्किल तो होगा, लेकिन अब सर्किल में आपका एक या तो क्लॉकवाइज सर्किल वे में आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, या तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो कैसे पता लगाओगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे होगा, तो इस तरह से स्क्रू को घुमाइए कि स्क्रू का एडवांसमेंट जो हो वो करंट के डायरेक्शन में हो, मतलब आपकी तरफ हो, यहाँ पे है ना, आपकी तरफ करंट आ रहा है तो आपकी तरफ होना चाहिए। तो आप ही बताइए यहाँ पे किस तरह से घुमाना होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घुमाते हैं स्क्रू को, तब ना उसका एडवांसमेंट आपकी तरफ होगा, तो यहाँ पर आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर करंट इस तरह से है तो इन सब में आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर वे में मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का इस तरह से
डायरेक्शन हो जाएगा, कह सकते हैं। और अगर किसी पॉइंट पर पूछ देंगे तो फिर वहीं पर टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, ठीक है। किसी पॉइंट पे पूछ देंगे तो यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। क्योंकि टेंजेंट देखिए इधर भी कर सकते थे, उधर भी कर सकते थे, तो उधर नहीं जाना। उधर जाओगे तो क्लॉकवाइज के हिसाब से आपने कर दिया, वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से जो टेंजेंट आएगा उधर ही ड्रॉ करना है, तो उस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। और एज सच स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो स्पेस में इस तरह से सर्कुलर वे में हो जाएगा। तो करंट अगर इस तरह से अगर आपकी तरफ आ रहा है तो फिर ये जो होगा एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर वे में आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये कैसे पता चल रहा है, स्क्रू रूल से। अब स्क्रू को इस तरह से घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तभी तो एडवांसमेंट आपकी तरफ होगा। समझिए इस बात को, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझना है। उसी तरह से अच्छा, तो यहाँ पर एक साइन बना देते हैं। तो जब भी किसी प्लेन से करंट परपेंडिकुलर इस तरह से बाहर निकल के आएगा तो हम लोग उसको डॉट डॉट के रूप में पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं एक डॉट बना देना है बस बीच में। तो इसका मतलब होगा कि करंट जो है वो बिल्कुल इस परपेंडिकुलर प्लेन से बाहर आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं, इस तरह से डॉट बना देंगे वहाँ पे, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा। तो एंटी क्लॉकवाइज। और उसी तरह से दूसरा हो जाएगा, जैसे कि करंट अगर अंदर जा रहा हो, तो अगर अगर अंदर जा रहा है परपेंडिकुलरली इनवर्स जा रहा है, तो उसको हम लोग क्रॉस बना के लिखते हैं। इस तरह से क्रॉस कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, ऐसे क्रॉस। तो ये क्रॉस का मतलब होगा कि करंट जो है वो इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलरली इनसाइड को जा रहा है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो फिर ये सर्किल कैसे बनेंगे, तो स्क्रू रूल से पता चल जाएगा। सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तो है इस प्लेन में, लेकिन वो किस तरह के डायरेक्शन से है, तो आप कैसे घुमाओगे स्क्रू को कि ये डायरेक्ट एडवांसमेंट जो है वो करंट के डायरेक्शन में हो, मतलब अंदर की तरफ हो। तो जवाब होगा क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज जब चीज़ों को घुमाते हैं तो उसका एडवांसमेंट आगे की तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर की तरफ खुलता है। तो अभी आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर ये एडवांसमेंट अंदर को दिखाएगा। तो यहाँ पर ये सब जो सर्किल होगा उन सब में क्लॉकवाइज का आप इस तरह से एरो बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब अगर किसी पोजीशन पर हमको चाहिए, इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे वही उस पोजीशन पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा उस पोजीशन पर। अब यहाँ पर पोजीशन पर चाहिए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए इस पोजीशन पर, तो वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो उधर हो जाएगा, है ना। तो ये देखना है। तो अंदर की तरफ जब करंट जा रहा था तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होंगे वो क्लॉकवाइज वे में ड्रॉ होंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज कहलाएगा इस तरह से। और किसी पोजीशन पर चाहिए तो क्लॉकवाइज के हिसाब से वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो फिर वहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्रू रूल से हम लोग को ये बात समझ में आ जाती है। एक और छोटा सा रूल है, हम लोग आइए इम्पोर्टेंट है उसको भी देखते हैं। देखिए बच्चों, तो कभी कभी आपके बोर्ड में 1-2 नंबर के लिए पूछ लेता है ये, तो ध्यान देंगे। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। यहाँ पर जो तीनों रूल्स की बात हो रही है उसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमेशा राइट हैंड का इस्तेमाल होगा। कभी कभी बच्चा भूलवश क्या होता है कि उसको हैंड का याद नहीं रहता, वो किसी भी हैंड से पकड़ के करने लगता है, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमेशा यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की जब भी बात होगी तो हमारा राइट हैंड रूल वहां पर काम करेगा, ओके। तो आप राइट हैंड थंब रूल से क्या समझते हैं यहाँ पर समझिए। इफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड, ठीक है, कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये है मान लो इंसुलेटेड वायर है, तो उसको अगर आपने इंसुलेटेड वायर कहने का मतलब इस पर रबर वगैरह सब लगा हुआ है अच्छे से, ताकि इसको अगर हम छू भी दिए ऐसे तो करंट ना लगे, ठीक है। तो रबर वगैरह इस पे ऊपर जैसे होता है आपका इंसुलेशन किया हुआ, तो उसको अगर आप ऊपर से टच भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको इंसुलेटेड वायर बोलते हैं। तो इफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड, तो राइट हैंड में आपने इस तरह के इंसुलेटेड वायर को पकड़ लिया, सच दैट द थंब ऑफ द हैंड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ भी थंब को क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट को बताना है। देन द डायरेक्शन ऑफ द फोल्डिंग फिंगर्स, जो फिंगर आप फोल्ड कर रहे हैं, देखिए ये वाला, मान लीजिए करंट आपका ऐसे जा रहा था, इधर से उधर जा रहा है, और आपने अंगूठे को उस तरफ किया, और ये फोल्डिंग फिंगर, देखिए ये जो फोल्डिंग फिंगर ऐसे करके ये फोल्ड हो रहा है आपका। देन द डायरेक्शन ऑफ द फोल्डिंग फिंगर्स
विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये जो फोल्डिंग फिंगर आप देख रहे हैं इस तरह से, तो अगर इधर से मैं ऐसे करके देखूं तो आपको क्या दिखेगा, हमें तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है ऐसे करके, है ना, तो ये ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे करके, तो रूल तो पिछला रूल भी वही था कि आप क्लॉकवाइज ऐसे सर्किल में घुमाइएगा, एडवांसमेंट ऑफ द स्क्रू आगे जाएगा। तो वही चीज़ है, आगे की तरफ आप अंगूठा को यहाँ पे लेके चले गए करंट के डायरेक्शन में, तो ये फोल्डिंग फिंगर जो है ये आपको इस तरह से बताएगा कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि करंट ऊपर जा रहा है, तो इसको हमने ऐसे करके पकड़ लिया, तो यहाँ पे देख लीजिए फोल्डिंग फिंगर ये ऐसे करके आ रहा है ना, इस तरह। और उसी तरह से यहाँ पर मान लो करंट अगर नीचे जा रहा है इस तरह से ऐसे करके, तो फिर इसको अंगूठा हमेशा होना चाहिए करंट के डायरेक्शन में, तो करंट नीचे जा रहा है तो ऐसे करके घुमा के पकड़ना पड़ेगा, तो ये देखिए ऐसे हो गया। क्लियर है ये चीज, ठीक है, तो इस तरह से देखना पड़ेगा, तो वही फोटो वहां पे बनाया गया। अब इसमें एक खास बात क्या है, सो ध्यान दीजिए। अब करंट तो हमारा इस तरह से मान लो जा रहा है, ओके, मान लो कि ये प्लेन है हमारा, वर्टिकल प्लेन साफ साफ दिख रहा है हमको, और करंट इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से अंगूठा ऐसे डालिए और ये ऐसे पकड़ना पड़ेगा ऐसे करके। तो क्या दिख रहा है, ऐसे जो आप पकड़ रहे हो, तो इस बोर्ड के प्लेन में अगर करंट हमारा ये चला गया है और हमने इसको जाके ऐसे पकड़ा है, तो बोर्ड के प्लेन से यहाँ पे इस पोजीशन पर अगर हम डायरेक्शन पूछें, तो देखिए ये ऐसे करके आ रहा है तो आपकी तरफ आ जाएगा, मतलब बाहर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ऐसे करके, ये देखो अंगूठा ऊपर किया और ऐसे कर्ल कर रहे हो फिंगर को, तो ऐसे जो फिंगर को कर्ल करोगे तो फिर जब इस पोजीशन पर आओगे तो क्या हुआ, ये आपकी तरफ ऐसे आ गया, ठीक है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो इधर आ गया ऐसे करने से, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये आपकी तरफ आ गया। तो अभी आपको बताया था जब आपकी तरफ कोई चीज आती है तो उसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। तो कहने का मतलब जब करंट आपका इस तरह से वायर सीधा सीधा ऊपर की तरफ करंट जब जाए, तो फिर आपका जो ये लेफ्ट वाला पार्ट होगा ये वाला डॉट फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हर हर क्षेत्र से क्या होगा, करंट बाहर की तरफ, सॉरी फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आपको डायरेक्शन देगा। क्योंकि आपको उसी तरह से ऐसे ऊपर करके पकड़ना है, तो इस तरफ क्या हो रहा है, उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डॉट। और इस तरफ का देखो, यही उंगली जो बाहर की तरफ आई है फिर इधर इस तरफ जाते हुए अंदर की तरफ चली जाएगी, है ना। ऐसे करके जो हम पकड़ेंगे इसको अच्छे से, ऐसे करके जो पकड़ेंगे तो उधर से अगर बाहर आ रही है हमारी, तो इस तरफ फिर अंदर भी तो जा रही है ना। तो जो इस तरफ है अंदर चली गई, तो अंदर चली जाएगी, तो इसको क्या बोलना है, इधर क्रॉस। तो इधर के सारे इलाके में यही बात होगी। तो क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर के आप जब ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो लेफ्ट साइड में डॉट फील्ड होगा और राइट साइड में क्रॉस फील्ड होगा, ठीक है, ऐसे कहेंगे। और उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, जब करंट नीचे को जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग जो इस तरह से ऐसे करके पकड़े थे, तो क्या हो रहा है कि उस साइड से बाहर आ रहा है और इस साइड में अंदर जा रहा है, एरो के डायरेक्शन में अंदर जा रहा है, देख रहे हैं। तो जिधर अंदर गया उधर हो गया क्रॉस, और जिधर से बाहर आया उधर हो गया डॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉट, और इस तरफ क्या हो जाएगा, क्रॉस, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हो गया कि करंट का, अगर आपको कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर दे दिया इस तरह से, अगर आप बिना हाथ के ही ऐसे ही समझ जाएंगे, तो राइट साइड का हिस्सा कहीं भी होगा, यहाँ वहां कहीं भी पूछेंगे तो वो क्रॉस फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस, क्रॉस का मतलब कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर घुस रही है इस प्लेन में, और इस तरफ आएगा तो डॉट मतलब बाहर आ रही है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस प्लेन के, जिस प्लेन में आपका ये वायर रखा हुआ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है। क्लियर ये बात। अब इसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो ये वायर ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना। तो ऐसा हो जाएगा तो ये दो लोग भी ऐसे हो जाएंगे, ये वाला जो ऐसे था तो ऐसे हो गया, तो ये नीचे से आ जाएगा और ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। एक बार और ऐसे मोड़ दीजिए 90 डिग्री से, तो मोड़ दीजिएगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा, और ऐसे बनने पर क्या होगा, डॉट वाला उधर और क्रॉस वाला इधर, है ना। और एक बार और इसको मोड़ दीजिए 90 से, ऐसे फिगर आ जाएंगे, तो ऐसे फिगर आ गए तो ये क्रॉस फिर ऊपर और नीचे वाला पोर्शन डॉट बन जाएगा। तो आपको हमेशा एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर आप अपने आप को मानिए जैसे कि ये आप हो, आपका एक छोटा रूप है, ये आपका सर हो गया, यहाँ पर आपका दो हाथ इधर उधर हो जाए जैसे कठपुतली का होता है, तो उस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा कि राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड जो होगा
वो क्या करेगा आपका, यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए आप हो गए और आप ऐसे चल रहे हो, इस पर चल रहे हो, तो आपका राइट हैंड इधर को आएगा, लेफ्ट हैंड इधर को आएगा, तो राइट हैंड की तरफ क्रॉस फील्ड और लेफ्ट हैंड की तरफ डॉट फील्ड। तो आपको सिर्फ एक याद रखिएगा, राइट हैंड में क्रॉस होता है, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में अगर हम लोग चलते हैं तो राइट हैंड में क्रॉस होता है। तो करंट के डायरेक्शन में आपको चलना है, राइट हैंड में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन में हमने चला, राइट हैंड में क्रॉस हो गया। देखिए करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, राइट हैंड में क्रॉस हो गया, देखते हैं क्रॉस हो गया, तो लेफ्ट हैंड में डॉट होगा ऑफ कोर्स। ऐसे ऊपर से नीचे आना है, आप ऐसे चल रहे हो तो आपका राइट हैंड किधर आएगा, इस तरफ आएगा, तो इस तरफ आएगा, तो देखिए इस तरफ क्रॉस हो गया। आप ऊपर से नीचे ऐसे आ रहे हो, करंट के डायरेक्शन में आपको चलना है, तो राइट हैंड किधर हो गया, क्रॉस हो गया। आप इस तरह से करंट के डायरेक्शन में आप चलोगे, राइट हैंड किधर हो गया, ऊपर की साइड में, तो ऊपर का साइड क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, है ना। समझे इस चीज को। तो जब भी हम करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा राइट हैंड जो है वो क्या होगा, क्रॉस फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो क्लियर है बच्चों। तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रिक के रूप में इसको लिख लेंगे कि इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन आवर राइट हैंड साइड ऑफ द वायर विल बी क्रॉस फील्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, राइट हैंड में आपका क्रॉस जाएगा और लेफ्ट हैंड में डॉट चला जाएगा। जैसे अब यही देख लो ना कि करंट इधर से उधर जा रहा है, हम अगर इस पर चले तो हमारा राइट हिस्सा ये वाला, तो ये वाले हिस्से में यहाँ पर सब जगह क्रॉस हो जाएगा, मतलब फील्ड लाइन नीचे को जाएगी, और ये वाले हिस्से में डॉट हो जाएगा, फील्ड लाइन ऊपर को आएगी। ठीक है, इसी प्लेन में, लेकिन ठीक है इसी प्लेन की बात हो रही है। अभी करंट हमारा ऐसे चल जाए तो ये वाला प्लेन में इस तरफ राइट साइड में क्रॉस, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर, और इधर लेफ्ट हैंड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर परपेंडिकुलरली ऐसे आ जाएगा। तो जैसे अगर आप अब समझ गए तो ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कि ये कौन है, ये छोटा भीम, देखिए ये, तो जैसे ये वाला था, तो जैसे इसका राइट हैंड देख रहे हैं, ये वाला हो गया गदा, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ये देखिए ये आप हो, ठीक है, आप यहाँ पे चल रहे हो, देखो ऊपर की ओर आप चल रहे हो, आपका राइट हैंड देख रहे हैं गदा वाला राइट हैंड है, वो आपको क्या बता देगा, इस साइड में क्रॉस है और इस साइड में ऑटोमेटिकली डॉट हो जाएगा। तो यहाँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को कभी कभी ना यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। वो समझते हैं, यहाँ तो समझ जाते हैं, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है यहाँ तो क्रॉस हो गया, इधर डॉट हो गया, हाँ सर समझ गया। फिर मैं जब उनसे ये वाला पूछ लेता हूँ तो फिर भी वो अरे सर इधर इधर क्रॉस हो गया, इधर डॉट हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, करंट आपको ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो आपको अपना ऐसे करके चलना पड़ेगा। देखिए ऐसे करके चलना है करंट के डायरेक्शन में। तो फिर से देखिए आप, आपका ये देखिए गदा वाला हाथ किधर आ गया, राइट जो है उधर आ गया ना, ऐसे करके आप चलेंगे, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, इसलिए यहाँ पे ये क्रॉस आ गया। ठीक है, ऐसे इसमें भी ऐसे चलना है, तो देखिए गदा वाला हाथ राइट साइड में उधर जाएगा, वो हो गया। और ये वाला जो है जैसे इधर जाना है आपको, इस वाले में ऐसे, तो ये नीचे चले जाएंगे, है ना। तो ये वाला बच्चों को ये वाला आराम से समझ में आता है, ये भी समझ में आता है। यहाँ पर वो अक्सर फंस जाते हैं, यहाँ पे वो कई बार गलती कर देते हैं। तो जब ऊपर से नीचे करंट आता है तो देख सकते हो कि राइट हैंड जो होगा वो आपका इस तरफ आ जाएगा, है ना। तो ये वाला क्रॉस होगा और उधर वाला डॉट हो जाएगा। ये बात क्लियर है। और इधर से भी ऐसे चलोगे तो ऊपर वाला हिस्सा क्रॉस, नीचे वाला डॉट। लेकिन जब ऐसे आएंगे तो देख सकते हो इधर वाला आपका क्रॉस और उधर वाला डॉट। और दिक्कत होगी तो ये स्क्रू रोल घुमा लीजिएगा। स्क्रू हमारा एडवांसमेंट इस तरह से होना चाहिए कि आपका जो एडवांसमेंट है वो करंट के डायरेक्शन में हो। तो फिर जो हमारा घुमाने का डायरेक्शन होगा, जैसे कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्क्रू को हम कैसे घुमाएंगे, जो नीचे आए तो ऑफकोर्स इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में क्या दिख रहे हैं कि यहाँ से बाहर आ रहे हैं ऐसे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है ना, इस तरह से। क्लियर है, तभी एडवांसमेंट नीचे आएगा। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बच्चा अक्सर थोड़ा सा फंस जाता है कभी कभी, या फिर आपको ये ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ये तो है ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एक छोटा सा चीज़ हम आपसे यहाँ पे पूछ लेते हैं, अगर आप समझ गए तो एक छोटा सा काम करके देखिए। सवाल आपको मिलेगा कभी कभी, जैसे आपको दे देगा एक वायर ये रहा और एक वायर इस तरह से दे दिया। ठीक है, इंसुलेटिंग वायर है इसलिए मत सोचिएगा इसका करंट उसमें घुस गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंसुलेटिंग है और अंदर में करंट चल रहा है। तो ये इस तरह से हमने दो वायर दिखा दिए। अब ये बताइए कि जैसे इस वायर की वजह से, ये वाले वायर वर्टिकल वायर की वजह से पहले बात कर रहे हैं, क्या होगा, दाहिना हिस्सा क्रॉस, तो इसका बायां हिस्सा डॉट। और यही बात यहाँ भी होगी,
तो इसके दाहिने में क्रॉस और इसके बाएं में डॉट। क्या इसी तरह से इसमें बता सकते हैं? तो इसमें बता सकते हैं कि इसके दाहिने में मतलब नीचे क्रॉस और इसके ऊपर में डॉट होगा क्या? फिर ये भी वही बात है, नीचे में क्रॉस और ऊपर में डॉट फील्ड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, अगर मैं इसको कहूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो किस क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है? तो क्रॉस का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। तो दोनों डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड में अगर इक्वल हो जाए तो वहीं पर वो कैंसिल कर सकता है। तो 0 होने की संभावना कहाँ पर है? जहाँ पे क्रॉस और डॉट रहेंगे। तो मतलब कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आपको 0 मिल सकता है और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आपको 0 मिल सकता है। क्लियर है? आपको कभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी क्रॉस क्रॉस, तो फील्ड तो रहेगा, तो दिस फील्ड कैन नेवर बी यहाँ पर 0। ठीक है, नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी भी आपका फील्ड की वैल्यू 0 नहीं आएगी कहीं पर भी। हालांकि फर्स्ट और थर्ड में आपका कहीं पर 0 आ सकता है। ऐसा नहीं कि हर जगह 0 कर दीजिएगा, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी जगह पर होगा जहां पर इसकी वजह से क्रॉस और इसकी वजह से डॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ द करंट। अगर आप करंट को इक्वल इक्वल दीजिएगा तब एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा एकदम बीच में, मतलब इससे जितना दूरी होगा इससे भी उतना ही दूरी होगा। तो y बराबर x, ये एक लाइन मिलेगी जहां पर आपका 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम करंट आई रखते हैं, यहाँ भी करंट आई रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनकी वैल्यू बदल दोगे तो ये लाइन मिलेगा, लेकिन थोड़ा बदल जाएगा, इक्वेशन बदल जाएगा, लाइन का स्लोप बदल जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ऐसे भी सवाल आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको तो थोड़ा सा इतना ही रखेंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ के बारे में, ठीक है, जहाँ से आपका मैथमेटिकल एप्लीकेशन पार्ट शुरू होता है, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो भी हम लोग करंट कैरिंग वायर की वजह से पढ़ रहे हैं, उसके डायरेक्शन को तो यहाँ समझ लिया, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन होगा बायोट सेवर्ट लॉ के थ्रू, ठीक है। उसमें बायोट और सेवर्ट जो थे ये सब बहुत अच्छा काम किए थे और कुछ लॉ बना करके दिए हैं, और उस लॉ के अनुसार हम लोग किस तरह से मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।